अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं उसरार अहमद कसाना। 2 दिन पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने बताया था कि क्या क्या होना चाहिए, किस तरीके से अब आगे कैसे बढ़ना है, द वे फॉरवर्ड। ठीक है जी। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ चीज़ें चॉक आउट की और बताई कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। उसी में उन्होंने ये भी कहा था कि मैं लोगों को माफ़ करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं पिछली चीज़ें भुलाने के लिए भी तैयार हूँ, सब कुछ। लेकिन ये जो नुकसान हो चुका हुआ है, ज़ाहिर है इसको ठीक करने में और पूरे सिस्टम को रिकवर करने में टाइम भी लगेगा। तो ये सर जो एक सिनेरियो उन्होंने बताया, उसी का आज हम ज़रा तजिया करेंगे और ये देखेंगे कि वे फॉरवर्ड अब है क्या, किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्योंकि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं दूसरी साइड से वो काफ़ी दिल शिकस्तगी का बायस बनती हैं। उसका भी ज़रा तजिया करेंगे और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर फरीद मलिक साहब, साबिक चेयरमैन हैं पाकिस्तान साइंस फाउंडेशन के और बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं, लिखते भी हैं और दरस व तदरीस के साथ भी मुंसलिक हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, ये जो इमरान खान साहब ने तकरीर की और फिर आपने एक आर्टिकल भी लिखा है द वे फॉरवर्ड, ये मुझे बताएं कि ये जो प्रेजेंट सिनेरियो आप देख रहे हैं इसमें तो इमरान खान तो वे फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअल हो रहा है वो तो वे फॉरवर्ड वाली बात उधर तो हमें तो कोई नजर नहीं आ रही। तो इस सूरत हाल में वे फॉरवर्ड है क्या फिर? देखें जी, ये इस वक्त एक फैसला कुन मरहला है हमारी कौम की जिंदगी में, क्योंकि हमारे बुजुर्ग जब आए पाकिस्तान में, फाउंडिंग फादर्स हैं पाकिस्तान के, तो उस वक्त एक विजन थी और उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बिल्ड की, पाकिस्तान को चलाया, बनाया, और फिर हम डिरेल हो गए 58 अक्टूबर से। तो जो सिविलियन सुपरमेसी का ख्वाब लेके हम आए थे और सिविलियन सुपरमेसी से मुल्क को चलाने की कोशिश की गई थी, अब वो दोबारा रिसर्फेस हुआ है कि सिविलियन सुपरमेसी होगी या नहीं होगी। इस वक्त जो मार्का है वो इस चीज का है, सिविलियन सुपरमेसी का है। तो खान साहब ने भी जो बातें की हैं वो इसी एंगल से की हैं कि सिविलियन सुपरमेसी होगी या नहीं होगी। अब स्टैब्लिशमेंट के पास एक चॉइस है कि वो अपना रोल, जो कॉन्स्टिट्यूशन रोल है वो प्ले करें, और जो करप्ट एलिमेंट्स हैं उनके पीछे खड़ा ना छोड़ दें और एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं ताकि पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे आए और सिविलियन सुपरमेसी की तरफ चल पड़े। तो ये है बेसिकली एक सिविलियन सुपरमेसी का रास्ता है फॉरवर्ड। आपको आवाज नहीं आ रही मेरा ख्याल है। अब आई जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी है उसमें तो फिर हमने देखा कि ओवर द इयर्स जब से पाकिस्तान की इंसेप्शन हुई है वो तो कभी भी नहीं रही। सिविलियन सुप्रीमेसी जो है वो कभी एक्सरसाइज ही नहीं होने दी गई, बल्कि जो हमारा जो बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो जानबूझ के इंस्टीट्यूशन जो दूसरे हैं उनको ग्रो ही नहीं करने देता ताकि उनकी अपनी इजारादारी कायम रहे। तो ये फिर ये कभी भी ताकत का जो डायनामिक्स है, जो ताकत का एक कॉन्सेप्ट है, उसमें ताकत छीननी पड़ती है, ताकत कोई देता नहीं है, इख्तियारात आपको कोई खुद ब खुद उठा के नहीं दे देता कि जी ये ले लें आप। फिर कैसे करेंगे? नहीं, ये आपकी बात ठीक है कि आपको छीननी पड़ती है, ये बात दुरुस्त है आपकी। और आई थिंक हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि द बैटल लाइंस हैव बीन ड्रॉन। एक पॉइंट पे हम आ गए हैं, और जिस तरह हमने आज़ादी हासिल की अंग्रेज से और उनकी इंस्टीट्यूशंस को चेंज करने की कोशिश की। अच्छा, एक जो चीज है जो समझने वाली है वो ये है कि वो लोग जब आए थे, जो अफसरान थे, ब्यूरोक्रेसी थी। मैं समझता हूँ हमारे बेसिक जो कमजोरी और जो बेसिक नॉन फंक्शनल है वो ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हमारा। तो वो लोग जो आए थे वो आज़ादी की अहमियत को समझते थे, और जो अफसरान सिस्टम में रहे मिड 80s तक, वो उस आज़ादी को समझते थे, और वो उन्होंने वो सिस्टम वो सर्व करने के लिए नहीं बना था, अंग्रेज का जो निज़ाम था, मगर वो समझते थे आज़ादी की अहमियत को। तो वो अपने तौर पे उस सिस्टम के अंदर रहते हुए भी लोगों को रिलीफ देते थे। तो एक सिविलियन सुपरमेसी का, ये एक सिविलियन ग्रोथ का वक्त था जिसमें सिविलियन अदारे भी बने। रेलवे बहुत कामयाब था, वापडा बड़ा कामयाब था, बेशुमार अदारे थे सिविलियन भी जो अपना एक रोल अदा करते थे। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, खास तौर पे जो जिया साहब के 11 साल थे उनमें चुन के सिविलियन अदारों को टारगेट किया गया और उनको वीकन किया गया ताकि कोई अदारा जो है वो बगैर
एस्टेब्लिशमेंट की नॉट की ना चल सके. सी दिस हैज हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और इमरान खान साहब जो बार बार कहते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी है, बिल्कुल सही बात है. यानी और वो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा है कि वो अब्दुल्ला गुल साहब आए थे जो प्रेसिडेंट थे टर्की के, तो वो लाहौर आए तो वो कुछ लोगों को एक कमरे में ले गए और कहने लगे कि हमें तो समझ नहीं आती कोई चेंज नहीं कि तुम पाकिस्तान को टर्न अराउंड क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारे पास तो इतना पूल है टैलेंटेड लोगों का सारे दुनिया में. और ये बात सही है, हमें इस्लामिक वर्ल्ड में जितना टैलेंट पाकिस्तान का टैलेंट पूल एग्जिस्ट करता है मुल्क से बाहर, वो किसी इस्लामिक कंट्री में नहीं है. तो उन्होंने कहा जी इट्स वेरी सिंपल, हमने अपने एक्सपर्ट्स जो टर्किश ओरिजिन के थे सारी दुनिया उनको बुलाया, एक टेबल की एक तरफ उनको बिठाया, टेबल की दूसरी तरफ अपने ब्यूरोक्रेट्स को बताया, वो बताते थे, वो इंप्लीमेंट करते थे, हमने सारा चीज दुरुस्त कर दी. तो पॉइंट ये है कि अथॉरिटी दी ना जी उनको, यहाँ पे तो अथॉरिटी देता नहीं है ना कोई, मसला तो ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी नहीं होगी तो काम कैसे होगा. बिल्कुल सही बात है, ये आपकी बिल्कुल बात ठीक है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी देता कोई नहीं है, मगर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जहां जहां है वो भी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी सिविल सुपरमेसी के लिए काम नहीं करती. ठीक, अब इस तरह मैं चेयरमैन था साइंस फाउंडेशन का, तो जब मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है तो मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की. देखो ना, आई टुक ऑन पीपल, ठीक, जो माफिया था उनको मैंने आई टुक देम ऑन बिकॉज आई दी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी. वो दो चार को इधर उधर किया, सब सुध हो गए, सबको पता चल गया दैट दिस मैन मींस बिजनेस. तो पॉइंट ये है जिनके पास एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी भी है सिविलियन साइड पे, वो एक्सरसाइज नहीं करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इसीलिए मैंने अपने आर्टिकल में भी ये लिखा है कि अब टेक्नोक्रेट्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान में, और जो टेक्नोक्रेट्स हैं वो सियासतदानों को रिप्लेस नहीं करेंगे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में आएंगे, ब्यूरोक्रेसी को रिप्लेस करेंगे. सी खान साहब ने अपने पिछली स्टंट को कोशिश करके देख ली. वो डॉक्टर इशरत हुसैन का कमीशन एक बना था जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा था, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन इंट्रोड्यूस कर रहा था, उनसे मेरी 2-4 मीटिंग्स भी हुई. पॉइंट ये है कि जब ऊपर के लोग काम नहीं करना चाहते, जो ग्रेड 21 और 22 के अफसरान हैं, सेक्रेटरीज हैं, फेडरल सेक्रेटरीज हैं, अगर वो उनकी काम की नीयत नहीं है, लोगों को रिलीफ देने की नीयत नहीं है, सर्व करने की नीयत नहीं है, तो नीचे वाले कुछ नहीं कर सकते. लेकिन ये जो ऊपर वाले लोग हैं ये छुपते हैं उसके नीचे जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है 1923 का. जी, ये तो मैं अर्ज कर रहा हूं ना कि वो जो ये जो ऊपर वाले हैं ये 1923 का ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे ऑपरेट करते हैं. जबकि 50 साल हमारे अपने आइन को इंप्लीमेंट हुए हो गए हैं. दे हैव नो रीजन, नो बिजनेस टू टॉक अबाउट 1923 सीक्रेसी एक्ट और 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. वो खत्म हो गए हैं भाई. जब आपने एक आइन बना दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, 50 साल होने लगे हैं 2023 में, उसको आप बातें करते हैं 1923 की और 1935 की. मतलब व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस. इसके लिए जरूरी है, जिस तरह भुट्टो साहब के जमाने में ही हुआ था, कि फेडरल सेक्रेटरीज वर अपॉइंटेड, टेक्नोक्रेट्स वर अपॉइंटेड एज फेडरल सेक्रेटरीज. वो लोग जब आए, दे हैड द विजन, द पावर ऑफ द पेन, द पेपर वर्क, द फाइल वर्क टू स्ट्रीमलाइन द ब्यूरोक्रेसी. तो ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये काम नहीं कर सकती और ना करना चाहती है. सी ये तो हमें हमेशा कहते हैं एनिमीज विद इन. देखे ना, लोग दफ्तर नहीं आते वक्त पे. दूसरी आप छोड़ें, मैं तो एक बड़ी सिंपल बात करता हूं कि जो बंदा वक्त पे दफ्तर नहीं आता उसकी क्या सीरियसनेस है काम करने. किसी दफ्तर में चले जाए आप 11 बजे की बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये अपनी फाइल्स नहीं उठा सकते अपने हाथों से, इनको बंदे चाहिए होते हैं जो उनकी फाइल्स उठा के लाएं. बिल्कुल सही बात, बिल्कुल ठीक बात, खराब हुआ होता है इन लोगों का. बिल्कुल एब्सोल्युटली, ये बात ठीक है. मगर मैं वक्त पे आने की इसलिए कह रहा हूं कि इस वक्त जो स्ट्रक्चर है सारा सिविल ब्यूरोक्रेसी का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये 11 बजे आते हैं, 12 बजे वजू शुरू हो जाते हैं. और इसका मतलब ये दफ्तर नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, दिखाने के लिए शक्ल के जी हमने दफ्तर में नमाज पढ़ी है. और जो 1 घंटा 11 से 12 के दरमियान है, अगर उसमें कोई थोड़ा बहुत काम, अगर प्रेशर हो, कोई नेशनल असेंबली का क्वेश्चन हो, और ऊपर से कोई चाय वाय चल रही होती है. एक तो चाय का कल्चर हमारा बेड़ा गर्क कर गया है. मैं तो जब पीटीवी में होता था, मैंने उधर भी एक कैंपेन चलाई थी कि ये चाय के कल्चर को सरकारी दफातर में बंद होना चाहिए. जी बिल्कुल ठीक, आई एग्री. और दूसरा, मैं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, हम भी नमाजें पढ़ते हैं. ये जो सरकारी नमाजें पढ़ने का भी है सिस्टम, इसको भी रिव्यू करने की दूर तक. ये रियाउल हक से पहले लोग सरकारी नमाजें नहीं पढ़ा करते थे, लोग घर जाके नमाज पढ़ते थे. हाँ, ये जो है ना एक सरकारी, ये सिक्योरिटी एजेंट भी है. आपने डॉक्टर साहब कभी देखा, मुझे याद है जब मैं पीटीवी में था तो
11:30 पौने 12 बजे वो एक माहौल शुरू हो जाता था कि अपने कफ वगैरह ऊपर करके तो चलो हाँ, जी वजू की तैयारी शुरू हो रही है। बिल्कुल फिर जनाब बिल्कुल जुमे के लिए मतलब आधे घंटे से के अंदर अंदर जुमा पढ़ा जाता है, लेकिन वो फिर सारा दिन 3 बजे तक जुमा चलता रहता था और उसके बाद बिल्कुल कहते थे अच्छा जी आप जा रहे हैं और छुट्टी होगी। बिल्कुल नहीं। और दूसरा ये सिक्योरिटी हैजर्ड भी है। अब इमेजिन करें अगर रेलवे बोर्ड वाले बाद जमात नमाज पढ़े और खुदा न खास्ता कुछ हादसा हो जाए तो आपकी सारे रेलवे बोर्ड उठ सकता है। ठीक, ये आपका आपका रेलवे रुक जाएगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मतलब नहीं नमाजें चले जरूर पढ़ें। मतलब नमाज आपने पढ़नी है, पढ़ें जरूर हाँ पढ़ें, लेकिन हाँ ये मैं मतलब कहने का मकसद ये है कि जो हमारा एक जो है ना डिलीवरेबल्स का कॉन्सेप्ट कि जी हमने ये चीज डिलीवर करनी है, वो हमारा है ही नहीं। और क्योंकि वो इसलिए नहीं है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल सही। बिल्कुल अच्छा, दूसरी अकाउंटेबिलिटी का आपने जिक्र किया, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो 1973 का आइन था उसमें आर्टिकल था अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी कोड्स। वो 1979 में ज़िया साहब के जमाने में वो निकाल दिया गया और ओम्बड्समैन का एक दफ्तर बनाया गया जो इनइफेक्टिव है। और ओम्बड्समैन के दफ्तर में ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स एक्स ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं और वो सपोर्ट करते हैं अपने सबॉर्डिनेट्स को। तो ब्यूरोक्रेसी जो पाकिस्तान की है वो टोटली आउट ऑफ अकाउंटेबिलिटी है। जो जुडिशरी है और आर्मी है उनकी एक इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, जैसा भी है मगर है। जैसा भी है, हाँ। ब्यूरोक्रेसी का कुछ नहीं है, नो अकाउंटेबिलिटी, कोई पूछने वाला नहीं है ब्यूरोक्रेसी को। अच्छा, दूसरी चीज मैंने जो अपने वे फॉरवर्ड में लिखी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारा एनर्जी क्राइसिस है, फ्यूल क्राइसिस। सी अब ये पिछले 2022 में हमने $20 बिलियन से ज्यादा खर्चा है ऑन द इंपोर्ट ऑफ एनर्जी। तो इस वक्त एक बड़ा मेजर एनर्जी क्राइसिस है। और अभी कराची में 21 फरवरी को एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कोल के बारे में, तो मुझे भी उन्होंने मदऊ किया था, मैं भी गया क्योंकि मैं कोल पे काम कर रहा हूं। तो अब ये डिसाइड हुआ है कि हम एक कोल बेस्ड एनर्जी सिस्टम डेवलप करेंगे और अगले चंद सालों में हम अपने एनर्जी बिल जो है इसको रिड्यूस करेंगे। कोयले से हम बिजली भी बनाएंगे, गैस भी बनाएंगे, फर्टिलाइजर भी बनाएंगे, केमिकल्स भी बनाएंगे, ताकि हमारा जो इंपोर्ट है फ्यूल की ये हमें ना करनी पड़े। लेकिन तो ये बहुत मेजर फूड का भी तो क्राइसिस बहुत बड़ा है ना जी, फूड भी और दूसरा फूड का है, दूसरा क्राइसिस फूड का है। और खान साहब ने जिक्र भी किया एडिबल ऑयल सीड्स का, एक वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। हम लोग एक एग्रीकल्चर कंट्री किस तरह है, किस तरह, मुझे तो समझ नहीं आती कि एग्रीकल्चर कंट्री होते हुए भी हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी चीजें भी इंपोर्ट कर रहे हैं, एडिबल ऑयल सीड्स इंपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। एडिबल, बिकॉज गेम प्लान कोई नहीं है। देखिए जी, देयर इज नो गेम प्लान। अच्छा, जब मैं चेयरमैन था साइंस फाउंडेशन का तो हमने चाय को फोकस किया। हमने नॉर्दर्न एरियाज में एरियाज आइडेंटिफाई किए जहां चाय हो सकती है और वहां ट्रायल प्लांटेशन हुई है, शुरू हो गई है। एडिबल ऑयल सीड्स, बिल्कुल उसमें भी हमने काम किया। एडिबल ऑयल सीड, बिल्कुल ऑलिव बहुत बहुत वाइड स्केल पे हो रहा है इस वक्त। ये जो सारी बेल्ट है आपकी, उसके साथ जो हम जो चाय के ऊपर उड़ा देते हैं, चाय भी हमारे यहाँ लग सकती है अगर। बिल्कुल, तो चाय को $1 बिलियन प्लस तो चाय की इंपोर्ट है, विद द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ टी इन द वर्ल्ड। और ये सारा आजाद कश्मीर का इलाका और स्वात का जो इलाका है ये सूटेबल फॉर टी है। देख रहा, गेम प्लान कोई नहीं है, गेम प्लान कोई नहीं है। और जो लोग गेम प्लान लेके जाते हैं, जितना हमने कोशिश की जब मैं चेयरमैन था, जो गेम प्लान लेके जाते हैं उनके प्लान को वो डिरेल करने की कोशिश की जाती है, मुश्किलात क्रिएट की जाती है, फिर एक इंपोर्ट लॉबी है। असल में जो भी गेम प्लान आप लेके जाते हैं उसमें अगर आप उनका हिस्सा रख लेंगे कोई 80-90% तो फिर चल जाएगा। सही बात है। हाँ नहीं, बिल्कुल सही। इस मुल्क को ये जो है ना पैसा या करप्शन या जो कुछ भी नाम दे दें, ये खा गई है इसको। ये नहीं है कि इनके अंदर सलाहियत नहीं है या इनको काम नहीं आता, सब कुछ आता है। इनको कोई भी आप प्रोजेक्ट दें जिसमें इनका हिस्सा हो, खांचा हो, तो फिर आप देखें इनके काम और इनकी कार्रवाइयां देखें और इनकी परफॉर्मेंसें देखें आप। नहीं, मेरा ख्याल है कि ये आप थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कॉम्पिटेंसी के इश्यूज भी आ गए, पहले नहीं थे। ये भी है। आज से, क्योंकि देखा ना, जब आपने डिलीवर ना किया हो तो फिर एक क्लास ऊपर आ जाती है जिन्होंने कभी जिंदगी में डिलीवर नहीं किया होता, फिर उनमें कॉम्पिटेंसी इश्यूज भी आ जाते हैं। सी, तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसी, इनकॉम्पिटेंसी एंड करप्शन। नाउ दोनों कंबाइन हो गए। और फिर जब कॉम्पिटेंट आदमी आता है तो उसको एक दो तरह से अटैक किया जाता है, एक इनकॉम्पिटेंट लोग अटैक करते हैं और एक करप्ट लोग अटैक करते हैं। सी, और क्योंकि गेम प्लान कोई नहीं है और ऊपर वाले जो हैं वो भी इनकॉम्पिटेंट हैं या वीक हैं। सी, ये एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एक्सरसाइज नहीं करती। आपने थोड़ी देर पहले एनर्जी की बात की और उसमें आपने कहा कि हम प्लान दे दिया, आपने उस पर काम शुरू हो जाएगा। ये जो 175 बिलियन टन का जो कोल रिजर्व्स हैं थर पे,
جی اس کو کیسے یوٹیلائز کیا جا رہا ہے، کیا جا سکتا ہے یا مزید کیا جائے گا؟ کیونکہ اس میں 2600 میگا واٹ کی بجلی تو بن رہی. جی شروع ہوگی ہے. جی جی جی. تو اس میں کیا لیٹسٹ سچویشن ہے جی؟ اس میں جی دیکھیں، جو پہلا سٹیپ تھا وہ کولا نکالنے کا تھا، مائننگ، وہ ہرڈل ہم نے طے کر لیا، جس کو بلیک گولڈ کہتے ہیں. بلیک گولڈ، بالکل وہ ہم نے ہرڈل طے کر لیا. اب شکر ہے اللہ میاں کا کہ کولا نکلنا شروع ہو گیا. مجھے 14 سال لگے، 14 ایئرز آف اسٹرگل. اس کے بعد کولا نکلا ہے. جو رکاوٹیں پیدا کی گئی ہر طرف سے، ہر لیول سے، وہ نکلا ہے. اینڈ دی ایزیسٹ اپلیکیشن اس کی کولا جلا کے بجلی بنائے، وہ شروع ہو گئی ہے. اب یہ ہے کہ ہماری اور جو انرجی نیڈ، یہ جو آپ کوئلہ جلا کے کہہ رہے ہیں، آپ گیسیفیکیشن آف کول کی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس وقت جو بجلی بن رہی ہے وہ کمبسشن آف کول ہے، یعنی کولا جلا کے آپ سٹیم بناتے ہیں اور سٹیم سے بجلی بنتی ہے. یہ ہم ایک لمیٹڈ کام کر سکتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹل ایشوز انوالوڈ ہیں اس میں. اور میں نے الوی صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی تھی، ان کو میں نے کنونس یہ کیا تھا کہ ہم 20,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی کولا جلا کے نہیں بنائیں گے، بیکاز اگر ہم نے بنائی تو ویل گیٹ انٹو ٹربل انوائرمنٹل ایشوز کے پوائنٹ آف ویو. اس کے علاوہ اس وقت جو میں کام کر رہا ہوں پروجیکٹ پہ، وہ گیسیفیکیشن ہے، یعنی ایل این جی نہ ہمیں امپورٹ کرنی پڑے. اس وقت ایل این جی از ان افورڈیبل کیونکہ ساری دنیا میں کرائسس ہے انرجی کا، ان کے پاس پیسے بھی ہیں خریدنے کے لیے. تو ایل این جی جو ہم کسی زمانے میں $11-12 ایم ایم بی ٹی یو کے خریدتے تھے، اب وہ 30+ ہو گئی ہے. تو ہم وہ خرید نہیں سکتے. ایک تو ہمارے پاس وہ پیسے بھی نہیں ہے اور اویلیبلٹی بھی نہیں ہے. تو اب ہمارا آپشن ہے کہ ہم کولے سے گیس بنا سکتے ہیں، وچ از اے اسٹینڈرڈ پروسیس. جب ایک کولا نکل آئے تو ابو گراؤنڈ اس کی گیسیفیکیشن از اے اسٹینڈرڈ اسٹیبلش پروسیس. تو اب ہم کام کر رہے ہیں ساؤتھ افریقہ کے ساتھ، کیونکہ اس وقت ساؤتھ افریقہ جو ہے ساسول ان کی اسٹیٹ کمپنی ہے جو گیس بناتی ہے اپنے لیے. تو ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، کولیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ہم یہ کول کی گیسیفیکیشن کریں اور ایک پائلٹ پلانٹ اس سال کے آخر تک کراچی میں لگائیں جو تھر کول کو گیسیفائی کرے گا اور وہ پائپ لائن کوالٹی گیس ہوگی، یعنی وہ گیس پھر ہم پائپ لائن میں ڈال سکتے ہیں. اچھا گڈ. لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں جو مائننگ ہے، مائننگ کا بھی تو فیلڈ ہمارا جو ہے ون ٹیپ نہیں ہے ابھی تک. اس پہ بھی ہم بہت نہیں، اب تو مائننگ شروع ہو گئی نا، 2 مائنز ڈیولپ ہو گئی ہیں، لیکن جو پوٹینشیل ہے اس تک تو نہیں ہم پہنچے نا ابھی. نہیں ابھی تو نہیں، مگر ایٹ لیسٹ وی نو واٹ ٹو ڈو ناؤ. دیکھا نا، پہلے تو ہم نے لارج اسکیل کمرشل مائننگ ہی نہیں کی تھی یہاں، اور ایک جو وہ سندک میں ہوئی بھی تھی وہ بھی چائنیز نے کی، وہی تانبا نکال کے لے گئے. تو اب جو یہ تھر کا ایکسپیرینس ہے، اب اس میں میں قابلیت آ گئی ہے. اب تھر میں 2 مائنز آپریشنل ہیں، بلاک 1 اینڈ بلاک 2، اور دونوں میں بجلی بن رہی ہے. تو اب وہ پہلا مرحلہ تھا جو مائننگ کا بلیک گولڈ تک پہنچنے کا، وہ ہم پہنچ گئے ہیں. اور پانی کا ایک ایشو تھا وہاں، ہم اس سے بھی ڈیل کرنا ہمیں اب آ گیا ہے. تو اب کولا نکالنا از ناٹ این ایشو، مائننگ ہیز بین اچیوڈ. اب اس کولے کا استعمال کا ایشو ہے کہ ہم نے اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے ٹو میٹ آر نیڈس، جس میں گیسیفیکیشن بھی ہے، لیکویفیکیشن بھی ہے، فرٹیلائزر بھی بن سکتے ہیں، پورا ایک انرجی بیسڈ کول بیسڈ انرجی سسٹم بن سکتا ہے اس کا. اس پہ اب ہم کام ہو رہے ہیں. ٹھیک. اچھا، اور ساتھ ساتھ یہ جو ہمارے جو ہاتھی ہیں، بڑے بڑے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں، SOEs جو ہیں، جی یہ ہمارے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے ڈاکٹر صاحب، ان سے کیسے جان چھڑوائی جا سکتی ہے؟ دیکھیں جی، ان کو بھی یہ بھی بد نیتی کا شکار رہے ہیں زیادہ. ان کو بھی جو پچھلی حکومتیں رہی ہیں انہوں نے جان بوجھ کے ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اونے پونے وہ خرید لیں. اچھا، پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر اداروں کو پروفیشنل مینجمنٹ میں لے کے آئیں، پروفیشنل بورڈز ہوں، وہ ان کو ٹرن اراؤنڈ کریں. ایک چلتا ہوا انٹرپرائز بیچنا آسان ہے، ایک بند انٹرپرائز کو بیچنا مشکل ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کا کوئی جو ہاں بالکل. اب جو تھر میں بھی یہی ہے، جو سندھ اینگرو کول مائننگ کمپنی ہے جو سندھ گورنمنٹ اور اینگرو نے مل کے بنائی ہے، جو بلاک نمبر 2 میں کولا نکال رہی ہے اور بڑے سکسیسفلی نکال رہی ہے، اس میں 49% شیئر جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، 51% شیئر گورنمنٹ آف سندھ کا ہے. مگر فار دی پرپزز آف ایفیشنسی انہوں نے مینجمنٹ پرائیویٹ سیکٹر کو دی ہوئی ہے، اینگرو مینج کرتا ہے. تو وہ بڑا پروفیٹیبل ہے. دیکھو نا، وہ کولا نکال رہے ہیں اور وہ کولا سے بجلی بھی بن رہی ہے، اسے سندھ گورنمنٹ کو بھی ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے، وہ خود بھی ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں، ایفیشنسی بھی ہے. اور یہ تقریباً چائنیز ماڈل بھی یہی ہے. چائنا میں بھی جو انہوں نے ماڈل بنایا ہے وہ تقریباً یہی ہے کہ اسٹیٹ پارٹنرشپ میں چلی جاتی ہے. ٹھیک. اب ایوب خان کے زمانے میں یہ ہوا کہ ہم نے ساری جو پرائیویٹ سیکٹر کو دے دی، ہر چیز اٹھا کے دے دی کہ جی آپ ہی کریں اور آپ ہی موجیں کریں. ٹھیک. اسٹیٹ کا کوئی رول نہیں تھا.
انہوں نے موجیں کرا دی چند لوگوں کی, تو وہ کانسنٹریشن آف ویلتھ ہو گئی, اس سے اسٹیٹ کو کچھ نہیں ملا. دیکھو نا, آپ نے وہ زمین دے دی, ان کو منوپلی دے دی, قرضے دے دیے, لائسنسز دے دیے, وہ امپورٹ ایکسپورٹ لائسنسز دے دی, ان کی موجیں لگ گئیں, اور اسٹیٹ عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا. ٹھیک, تو یہ جو چیز ہے دس از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اسٹیٹ کا رول ہونا چاہیے, بیکاز ہم نے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے, اپنا لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے, ان کی زندگیوں میں چینج لے کے آنا ہے. تو یہ جو سارا سینیریو ہے, اس میں ہم نے دیکھا کہ مختلف جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, خاص طور پہ جو ایکسس آف ایول ہے, آپ اس کو یہ کہیں, وہ مل جل کے ہر جگہ سے مختلف ڈپارٹمنٹ کے لوگ ادھر ادھر سے مل کے وہ سارا اپنا اپنا کام تو کھانچا چلا لیتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ملک جو ہے وہ سفر کرتا ہے. یہ جو ایکسس آف ایول ہے, اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے, کس طریقے سے, تاکہ یہ دیکھیے جی, اس کے لیے ٹیکنوکریٹس کی ضرورت ہے, کیونکہ میں گورنمنٹ میں رہا ہوں اور گورنمنٹ سے باہر بھی رہا ہوں. یہ جو ہمارا ایگزسٹنگ اسٹرکچر ہے اور جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیو, ڈیو ریسپیکٹ ٹو دیم, ان میں وہ تجربہ اور وہ ایکسپرٹیز اور وہ پیپر ورک اور وہ ڈاکومنٹیشن کا لیول نہیں ہے ٹو ٹیک دی ایکسس آف ایول آن. ٹھیک ہے نا, پوائنٹ یہ ہے, اس ایکسس آف ایول کو ٹیک آن کرنے کے لیے وی نیڈ پروفیشنلز جو فائل ورک کریں, پیپر ورک کریں, ڈاکومنٹیشن کریں, ان کو فائل پہ پکڑا جائے, فائل پہ ان سے پوچھ. بھٹو صاحب یہ کرتے تھے, فائل پہ پوچھتے تھے, ٹھیک, ان کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ یہ ادھر ادھر کی بات کریں. He would ask questions on the file کہ بتائیں, جواب دیں, کیوں نہیں ہوا, دیکھیں نا. تو پوائنٹ یہ ہے, اور میں بڑی انٹرسٹنگ, میں ایک دفعہ بیٹھا ہوا تھا ابھی میرے خیال میں 1 سال پہلے, وہاں منسٹری آف انرجی میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہ اس وقت نیگوسیشن ہو رہی تھی پرائیویٹ جو یہ پاور پروڈیوسرز ہیں ان کے ساتھ, یہ جو گردشی قرضہ ہے یہ اس کو ریڈیوس کرنے کا, تو ایک ایگریمنٹ ہو رہا تھا. تو جو چلا اسپیشل ایڈوائزر تھے ٹو دی پرائم منسٹر, وہ کوشش کر رہے تھے کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے وہ فائنلائز کر کے پی ایم سیکریٹریٹ بھیجے. تو وہ اپنا اس کو اسٹاف آفیسر کو بھیجتے تھے سیکرٹری صاحب کے دفتر میں کہ بھائی وہ ہمیں دیں, ہم نے پی ایم آفس مانگ رہا ہے. وہ سیکرٹری صاحب کہیں جی ہم نے بھیج دی ہے, پی ایم والے کہ ہمیں ملا نہیں. ٹھیک, اب وہ بیچارہ جو اسپیشل اسسٹنٹ تھا, وہ بیچارہ باہر سے آیا ہوا تھا, ایک پروفیشنل فیلڈ کا, وہ بیچارہ بیٹھا ہوا, میں بیٹھا سن رہا ہوں, میں نے 5-10 منٹ تو سنا, پھر مجھے سمجھ آ گئی گیم کیا ہے. میں نے ان سے کہا آپ اس طرح کریں, اپنے کو اسٹاف آفیسر کو بھیجیں کہ ان کا جو آؤٹ گوئنگ میل رجسٹر ہے وہ لے کے آئیں. اگر انہوں نے بھیجا ہے تو اس کی انٹری ہوئی ہوگی اس رجسٹر میں, تو وہ جب آؤٹ گوئنگ رجسٹر مانگا ان سے تو وہ ایگریمنٹ آ گیا. دیکھا نا, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کو وہ لوگ چاہیے ہیں جو اس سسٹم میں گھسیں اور اس سسٹم کو چلانے کی کوشش کریں, درست کرنے کی کوشش کریں, اور جو اس کے راستے میں آئیں ان سے ڈیل کریں لیگلی اینڈ پروفیشنلی. دیکھا نا, اور دوسرا, معافی کوئی نہیں ہوتی مینجمنٹ میں, دیر از نو معافی. یہ میں آپ کے انٹرویو میں کہہ رہا ہوں, تلافی ہوتی ہے, معافی کوئی نہیں کہ جی غلطی ہو گئی, تلافی ہونی چاہیے. آپ ہر روز دفتر لیٹ ہیں, ہر روز معافی مانگ لیں, تو یہ تلافی تو کوئی نہ ہوئی. تو تلافی ضروری ہے کہ ٹھیک ہے, تلافی ہونی چاہیے. یہ جو تلافی کی بات آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے اور جس طریقے سے پورے کا پورا سسٹم جو ہے وہ ڈیریل کیا گیا ہے, اس کی بھی کوئی تلافی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹم ابھی تک عمران خان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا, کیونکہ اتنے بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, ایکسس آف ایول جس پر بھی آپ نے کہا, وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ عمران خان جیسے بندے کو اپنے اندر دیکھنا نہیں چاہتا. اس کی کیا تلافی ہوگی؟ اس کی تلافی یہ ہوگی کہ یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انہوں نے, ان کا رول ری ڈیفائن ہوگا اور ہونا پڑے گا. کون کرے گا؟ آف کورس دیکھو نا, پہلا تو اسٹیپ از الیکشن, پہلا تو اسٹیپ ہے الیکشن کا ہونا. وہ تو الیکشن ہی کرانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہی اس لیے میں کہہ رہا ہوں, دس از واٹ آئی ایم سیئنگ, ٹیسٹ کیس جو ہے وہ الیکشن ہے. فرسٹ اسٹیپ از الیکشن, کہ اس ملک پہ حکمرانی کا حق عوام اور ان کے نمائندوں کو ہے یا اسٹیبلشمنٹ کو ہے. اس بات کا تعین جو ہے وہ ہونے والا ہے. See, this is a decision point جو میں سمجھتا ہوں. آج 75 سال تک تو نہیں ہوا, پتہ نہیں اگلے 75 سال نہیں, 70 میں ہوا تھا, نہیں یہ نہ کہیں, 70 میں ہوا تھا. 70 کا جو دور تھا 70s کا, اس میں سول سپرمیسی تھی, 77 تک رہی, بٹوین 70 and 77, اور جو ڈیموکریٹک گینز تھے اسی پیریڈ کے ہیں. آئین بھی بنا, اس میں بیسک انڈسٹریلائزیشن بھی ہوئی,
राइट टू ट्रेवल भी हुआ, एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी को पासपोर्ट मिले, वो पाकिस्तान छोड़ के जाने के काबिल हुए, आज वो फॉरेन एक्सचेंज भेज रहे हैं। देखे ना, वो ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं हुआ, वो कोशिश लोग करते रहे और वो हुआ। और अब एक लीडर आया है जो उस सिविलियन सुपरमेसी का जो है वो उसके लिए फाइट कर रहा है। तो अब इंस्टीट्यूशंस जो हैं उन्होंने डिसाइड है जी, कामयाब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कामयाब होगा जी, देयर इज नो रीजन कि कामयाब ना हो, क्योंकि आप देखें ऑल प्लेयर्स आर एक्सपोज्ड। और ये खान साहब की बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि उन्होंने हर अदारे को, हर प्लेयर को एक्सपोज कर दिया। हम जब हॉकी खेला करते थे तो हमारे कोच हमें कहते थे हर बंदे को अपनी पोजीशन पे खेलना चाहिए। वो होता ये था कि वो 22 के 22 लोग एक ही गेंद के पीछे भागते रहते थे। वो कहता था भाई अपनी पोजीशन पे रहो, गेंद आपको मिलेगी तो आप लेके आगे जाना है। अगर सारे 22 के 22 लोग वो गेंद के पीछे भागते रहेंगे तो किसी को गेंद नहीं मिलेगी, वो एक मैली हो जाएगी, एक क्राउड बन जाएगा। सी, मुझे अभी भी याद है वो कहता था भाई अपनी पोजीशन पे खेलो। मैं राइट आउट खेलता तो मुझे तुम अंदर क्यों आते हो, बाहर रहो, यू नो, तुझे बाहर बॉल मिलेगी, तुम लेके जाना, डी में पास करना और फिर गोल होगा। ठीक, सब अंदर आ जाते हैं डी के अंदर। ठीक, तो ये जो अपनी अपनी पोजीशन में ना खेलने की रिवायत हमारी जो हो गई, सही बात, नहीं खेलेंगे, सब अदारे अपनी पोजीशन पे नहीं खेलेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा हो सके, अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है। और नहीं इंशाल्लाह नहीं, देखें, और देयर इज, और तो कोई रास्ता ही नहीं है। देखो ना, या तो ये सिस्टम बड़ा डिलीवर कर रहा होता, बड़ा लुक्रेटिव होता, लोगों को नौकरियां मिल रही होती और आपने कंट्रोल किया होता, प्राइस कंट्रोल होता और लोगों की जिंदगी में इनकलाब। जिस तरह अयूब खान को लोग कहते हैं गोल्डन एरा था, बहुत अरसा लोग कहते रहे अयूब खान का गोल्डन एरा था, गोल्डन एरा था, हालांकि उस एरा ने हमें बेड़ा गर्क कर दिया, मगर लोग कहते हैं गोल्डन एरा, गोल्डन एरा। हम तो कान थके सुन के गोल्डन एरा, गोल्डन एरा, एग्जैक्टली। मगर उनको प्रोजेक्ट किया गया था, और जब उन्होंने डेकेड ऑफ प्रोग्रेस अपना बनाना शुरू किया 68 में, वहां से लोग सड़कों में निकला। उसकी डेकेड ऑफ प्रोग्रेस फॉर अ फ्यू, नॉट फॉर द नेशन। देखे ना, तो ये अब इस वक्त या तो ये बड़ा सिस्टम डिलीवर कर रहा हो और इस्टेब्लिशमेंट और इनके जो ये तैयार करते प्यादे, सियासी प्यादे जो करप्शन में मुलव्वस हैं, या तो ये डिलीवर कर रहे हो, ठीक, फिर तो बात है। जब डिलीवरी भी कोई नहीं है, ठीक, और ये अदारे भी अब रियलाइज कर रहे हैं, अदारे अब उनसे डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, वो कंबल मैं छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता। अब वो कह रहे हैं जी आप जी हमें डिटैच ना करें, हमें आप लेके आए। अब वो कल जरदारी साहब ने कहा है कि जी इमरान खान को रोकना था इसलिए हमने हुकूमत ली, ठीक, इमरान खान को रोकना था इसलिए हुकूमत ली, वरना इमरान खान ने पता नहीं क्या कर देना था। तो अब मैंने इस पे आर्टिकल भी लिखना है कि इमरान खान को क्यों रोकना था, बिकॉज कन्विक्शंस हो रही थी, जो मुकदमे हैं वो एक लॉजिकल एंड तक पहुंच चुके थे। अब कन्विक्शन उनकी ड्यू थी उन मुकदमे, ठीक, तो वो दैट इज व्हाट दे वांटेड टू स्टॉप। एक आर्टिकल नेक्स्ट आप इस पे भी लिखें कि पाकिस्तान के अंदर आइंदा जो आने वाला वक्त है उसमें बाजवा साहब जैसे जो लोग हैं उनका दाखिला और उनकी एंट्री जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम में कैसे रोकी जा सकती है, बंद की जा सकती है, ताकि पाकिस्तान को बैक टू स्क्वायर वन पे लेके जाने वाले लोग जो हैं उनका कुछ नाटका बंद किया जाए। बिल्कुल, असल में ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। जो लॉयर्स मूवमेंट भी इसी पे शुरू हुई थी कि जजेस का तो जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है वो जजेस की अकाउंटेबिलिटी तो करती रही है, मगर चीफ जस्टिस की अकाउंटेबिलिटी कभी नहीं हुई थी, चौधरी इफ्तिखार से पहले। इसी तरह हमारे यहाँ जो फौज का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो अपनी इंटरनल अकाउंटेबिलिटी करती रही, कोर्ट मार्शल होते रहते हैं, मगर चीफ का कोर्ट मार्शल आज तक नहीं हुआ। तो अब ये भी टेस्ट है इन अदारों का भी ये टेस्ट है कि अगर एक चीफ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो उसको जो कोर्ट्स हैं या जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है उसको किस तरह हैंडल करेगा। ये एक चैलेंज है इन अदारों के लिए फॉर देयर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। ठीक, इंशाल्लाह इस पे भी बात चीफ को किस तरह कि चीफ अगर खुदा ना खास्ता वो पागल भी हो सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है कि क्या होगा अगर खुदा ना खास्ता पागल हो गया, तो ये बिल्कुल इस इवेंचुअलिटी का भी हमें तज़किरा करना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। इंशाल्लाह जी, लेट्स रिमेन पॉजिटिव एंड होपफुल। ये एक बड़ा फैसला कुन मरहला है, मैं गुजरे, हम तो अपनी जिंदगी गुजारी है इसके लिए। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़। गुड लक। थैंक यू।